वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज शिल्पी है। आर्ट एंड कल्चर के सेशन में लेक्चर 18 को आज हम देखने वाले हैं। और कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने चित्रकला से संबंधित जो भित्ति चित्रकला है उनके उदाहरणों के साथ उनको देखा था। और आज हम यहाँ पर उसी चित्रकला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कुछ नया लेकर आए हैं। आपने नोट्स बना लिए होंगे और नहीं बनाए तो बनाते रहिए साथ में और रिवाइज करते रहिए उनको। चलिए शुरू करें आज का लेक्चर। देखिए लेक्चर 18 में क्या है, लघु चित्रकला यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने चित्रकला में भित्ति चित्रकला, शैल चित्रकला इत्यादि पढ़ा। अब ये लघु चित्रकला बाकी चित्रकलाओं से अलग क्यों है, इनका नाम लघु क्यों है, तो हमें वो समझता है। लघु मतलब मिनिएचर की बात कर रहा है, ठीक है। अर्थात आप समझेंगे जो लघु शब्द है वो मिनियम से, मिनियम एक लैटिन शब्द है, उससे लिया गया है। इसमें सामान्यतः छोटे आकार की चीज़ों की बात की जा रही, लघु की बात कर रहा है। विशेषता अगर हम बात करें लघु चित्रकला की तो आप समझेंगे कि कुछ इस तरह से है कि इसमें सूक्ष्म विवरण वाले चित्र जो होते हैं छोटे होते हैं, ठीक है। इसमें मुख्यतः आप देखेंगे कागज़ हो गया, ताड़ के पत्ते हो गया, आप देखेंगे कपड़ों के साथ साथ बुक्स और एल्बम पर भी ये चित्रित जो है चित्र ये बनाए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम इसके विकास की बात करें तो लघु चित्रकला का विकास कुछ 8वीं से लेकर आप देखेंगे 12वीं सदी के मध्य के बीच में हुआ था। ये तो रही लघु चित्रकला से संबंधित चीज़। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझना है। ये लघु चित्रकला में हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि किस किस के शासनकाल में हम जैसे पाल शैली में क्या हुआ, मुगलों में क्या हुआ, सल्तनत काल में क्या हुआ, वही सीरीज़ हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप डिवीज़न समझिए, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करती हूँ। जैसे लघु चित्रकला में पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, पाल शैली में। यहाँ पाल शासकों के समय की लघु चित्रकला कैसी क्या थी उसको हम उदाहरणों के साथ देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा दिया गया पश्चिमी जैन चित्रकला। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे आज, दूसरा पश्चिमी जैन। यहाँ पर देखिए पश्चिमी जैन चित्रकला जो लघु चित्रकला है उसकी बात कर रहा है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। इसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं हम, सल्तनत कालीन चित्रकला को पढ़ेंगे। किसको, सल्तनत कालीन। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं ये सल्तनत कालीन जो लघु चित्रकला है उसको हम पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है। चलिए फिर हम इसके बाद चौथा हमारा क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे इसके बाद मुगल की जो मुगल कालीन जो आप देखेंगे शैली है, मुगल कालीन शैली में हम देखेंगे कौन कौन सी लघु चित्रकला है जिनके उदाहरणों के साथ हम पढ़ेंगे। बाकी हम देखते हैं अंतिम क्या है, यहाँ पर 5वां पॉइंट लिखती हूँ मैं, राजपूत शैली देखेंगे। राजपूत शैली में विशेषता आप देखेंगे कि जो क्षेत्रीय बात की जा रही है उनके बारे में, राजपूत शैली को हम देखेंगे। यहाँ समझ आ रहा है ना ये, ठीक है। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब समझिए आज हम इनमें से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पाल जो शैली है उनको देखेंगे, पाल शासकों के समय में लघु चित्रकला के कौन कौन से उदाहरण हैं। पश्चिमी जो चालुक्य की बात की जा रही है उसमें स्पेसिफिकली हम जैन चित्रकला को देखेंगे। इसके बाद सल्तनत कालीन चित्रकला को हम देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के समय पर देखेंगे किस प्रकार से चित्रकला का क्या प्रभाव पड़ा और कौन कौन से उदाहरण हैं। मुगल कालीन चित्रकला में हम विशेषता काफ़ी शासकों को पढ़ने वाले हैं। आज बात करूं अगर मैं राजपूत शैली की तो ये देखेंगे कि ये हम कल देखेंगे। क्यों ऐसा बोला है, ये सारी देखेंगे आप जो डायनेस्टीज वाइज हैं, जो साम्राज्य के अनुसार यहाँ पर जो शैलियाँ हैं उनको आज हम देखेंगे। पाल, पश्चिम जैन चित्रकला, सल्तनत कालीन, मुगल कालीन, ये हम कल देखेंगे। राजपूत शैली जिसमें हम स्पेसिफिकली क्षेत्रीय शैली जो लघु चित्रकला है उनको पढ़ेंगे। क्या ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, समझ आ रही हैं? देखिए मैं इसको यहाँ पर रफ कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आप यहाँ पर समझ सकें, इस तरह से चलेगा। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आगे बढ़े तो क्या है। यहाँ पर देखिए लघु चित्रकला में स्टार्टिंग करते हैं हम कैसे, कि लघु चित्रकला में सबसे प्राचीन उदाहरण आपको पूर्वी और पश्चिमी भारत में क्रमशः बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों से मिले हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी भारत की बात कर रहा है। देखिए पूर्वी में आप देखेंगे यहाँ पर चोल शासकों की बात की गई है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। पूर्वी भारत की बात की चोल शासकों की, ये किसकी बात करेंगे, देखेंगे मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद पश्चिमी भारत की बात की गई, यहाँ पर चालुक्य शासकों की बात की गई है। उसके अंतर्गत आप देखेंगे क्रमशः भारत में कैसे पूर्वी और पश्चिमी भारत में क्रमशः बौद्ध, जो पूर्वी भारत में किया गया है वो बौद्ध धार्मिक ग्रंथों से संबंधित वहाँ पर चित्रकारी लघु चित्रकला में मिलेगी। और पश्चिमी भारत की बात की जाएगी तो जैन धार्मिक चालुक्य शासकों के समय की बात कर रहा है, ठीक है। पूर्वी भारत में पाल शासकों, अभी मैंने बताया पूर्वी भारत में पाल शासकों द्वारा
द्वारा मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित लघु चित्रकला की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर थोड़ा और समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये चीज़ें समझ आ रही, काफ़ी मैसी तो नहीं हो गया है। यहाँ पर देखिए पूर्वी चित्रकला में देखिए यहाँ पर पाल काफ़ी ज़्यादा मैसी सा हो गया है ना ये। चलिए कोई नहीं, हम इसको थोड़ा समझते हैं। पूर्वी में बात कर रहा है पाल शासकों की, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित लघु चित्रकला की बात वहाँ पर दिखाई देगी। क्लियर है। अब पश्चिमी भारत की बात कर रहा है तो यहाँ पर आप देखिएगा इसमें क्या है, पश्चिमी भारत में गुजरात और राजस्थान मालवा क्षेत्र, यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिमी की जो बात की जा रही है। यहाँ पर अगर मैं भारत का मैप थोड़ा और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करूँ तो कुछ इस तरह से आप देखते हैं इसमें कि यहाँ पर इस एरिया में आप देखेंगे कुछ ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पर मध्य से लेके यहाँ पर पश्चिमी एरिया में आप देखते हैं स्पेसिफिकली इस एरिया में, यहाँ पर कह रहे हैं गुजरात और राजस्थान, थोड़ा सा ऊपर का एरिया हम ले लें तो मध्य और पश्चिमी की बात करता है, में अपभ्रंश शैली मुख्यतः जैन और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित विकसित हुई। यहाँ पर पश्चिमी की बात कर रहा है तो यहाँ पर सीधे सीधे आप इसको समझिए, यहाँ पर चालुक्यों की बात की जा रही है। ठीक है, चालुक्य शासक के समय के आप देखेंगे किस प्रकार से लघु चित्रकला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अपभ्रंश शैली में देखेंगे जैन धर्म और वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय मतलब विष्णु को मानने वाले जो लोग हैं उनकी बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इस शैली में रंगों को जल में मिश्रित करके रेखा चित्र पर लगाया जाता था। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से क्या लिखा है, त्रिशाला के 14 स्वप्न और कल्पसूत्र पश्चिमी भारत की कुछ शैली जो लघु चित्रकला है उसके कुछ साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर चीजें समझ आ गई हैं, आगे मैंने आपको क्लियर कर दिया था। चलिए, इस लघु चित्रकला में प्रयुक्त रंग जो खनिज और गेरुओं से निर्मित किए जाते थे। देखिए मैंने अभी जो लेक्चर 16 था, लेक्चर 17 था और ये आपका लेक्चर 18 है। जब से चित्रकला शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, मैंने आपको बताया है यहाँ पर प्राकृतिक, देखिए आप ये सब देखिए अब तो हमें कितने सारे अलग अलग तरह के कलर्स मिल जाते हैं वर्तमान में। प्राकृतिक यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि रंगों का प्रयोग होता था, प्राकृतिक रंगों का। समझिए कैसे कह रहे हैं, खनिजों और गेरुओं से निर्मित रंग बनाए जाते थे। समझ रहे हैं आप कितना खूबसूरत तरीके से प्राकृतिक चीज़ों का इन्होंने इस्तेमाल करते हुए रंगों को बनाया। बबूल गोंद और नीम गोंद प्रयोग करके इन्होंने चिपकाने, चीजों को कैसे चिपकाया पेस्ट किया जा सकता है उसके लिए बबूल गोंद और नीम गोंद का इन्होंने बंधनकारी प्रयोग किया है। ठीक है, पशुओं के बाल से कूंची बनाई जाती थी। देखिए उस समय पे क्या होता था, ज्यादातर देखने को मिला है कि नेवले के जो बाल होते थे, नेवले के बाल से यहाँ पर कूंची मतलब समझ रहे हैं ना, पेंट करने के लिए जो बेसिकली ब्रश बनाया जाता था तो पशुओं के बाल से बनाया जाता था, नेवले से मुख्यतः। फिर अब आधुनिक समय में देखेंगे कि कैसे इंडेंजर्ड वगैरह में ये सब जो जानवर है वो आ चुके हैं। इसके बाद क्या हुआ कि वो सब चीज़ें बैन कर दी गई, क्योंकि लोग क्या करते हैं उनको मारकर उनके बालों का, या हम हाथी की बात करें तो उनके दांतों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत भी है भाई, किसी की हत्या करके आप अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर अब ये बैन हो गया है, लेकिन यहाँ पर पशुओं के बाल से कूंची बनाई जाती थी उस समय में। 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक आप देखते हैं कि भारतीय लघु चित्र ने नवीन ऊंचाइयों को, बहुत जो कहते हैं ना कि एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नवीन ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। लेकिन 19वीं सदी के आते आते जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल हमारी चित्रकला थी उसमें गिरावट शुरू हो गई थी। क्यों हो गई थी इसको हम आगे पढ़ेंगे, कैसे सल्तनत आए, फिर मुगल आए, फिर इसके बाद आप देखते हैं कि कैसे क्षेत्रीय शैलियों के उदाहरण कुछ देखने को मिलेंगे। आइए अब हम सल्तनत कालीन जो लघु चित्रकला है उसमें प्रवेश करते हैं। आइए चलिए यहाँ देखिए सल्तनत कालीन लघु चित्रकला। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, पाल शैली, पश्चिम जैन हमने चित्रकला पढ़ा। अब हम सल्तनत कालीन चित्रकला को पढ़ने वाले हैं। समझिएगा जरा, सल्तनत कालीन के प्रारंभिक दौर में बैहाकी ने अपनी रचना में, बैहाकी एक इतिहासकार रहे होंगे, उन्होंने अपनी रचना में चित्रकला का वर्णन किया कि बैहाकी ने हेरात, लश्करी बाजार, हेरात देखेंगे वर्तमान पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है, लश्करी बाजार आदि नगरों का दीवारों पर भित्ति चित्र के विद्यमानता के बारे में बताया। भित्ति चित्र क्या, वही दीवारों पर जो पेंट करने की बात की गई थी, ठीक है, विद्यमानता के बारे में बताया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 1229 में सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में बगदाद के खलीफा के जो दूत थे, एक तरह से एजेंट हम कह सकते हैं, के आगमन पर हुए एक समारोह का उल्लेख करते हुए समकालीन लेखक ताजुद्दीन रजा ने मानव और पशु आकृतियों के चित्रों की सजावट का काफी अच्छे तरीके से वर्णन किया है। किसने, ताजुद्दीन रजा ने किया है। तो ध्यान रखिएगा ये शब्द, ये सारे जो शब्द हैं, ये जो नाम है, जो हस्तियां हैं, उनके नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि पीटी में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये देखिए कुछ पिक्चर
पिक्चर्स आपको यहाँ दी गए हैं, कितना खूबसूरत तरीके से लघु चित्रकला को बनाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समकालीन फारसी यानी उस समय के जो फारसी और हिंदी ग्रंथों में आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो बनाए गए थे भित्ति चित्रों, पांडुलिपियों और कपड़ों पर बने चित्रों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है। यानी कि अब यहाँ पर जो कपड़ों पर चित्र बनाए जाते थे उनके साक्ष्य मिलना शुरू हो गए थे फारसी और हिंदी ग्रंथों में। आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अमीर खुसरो की रचना जो थी नूह सिपीहर में चित्रित वस्त्रों का वर्णन किया गया है। अब देखिए प्रश्न कहाँ से बनेगा, नूह सिपीहर। अब हम लगेगा पता नहीं ये क्या है। अब देखिए नूह सिपीहर किसकी बात कर, किसके लिए, किसकी रचना है, पहले तो ये समझिए अमीर खुसरो की है। ठीक है, किसकी बात करता है, चित्रित वस्त्रों का वर्णन आपको कहाँ से देखने मिलता है, अमीर खुसरो की जो रचना उससे देखने को मिलता है। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी ना। चलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी। इसके बाद देखते हैं वर्तमान में जब हम सल्तनत कालीन चित्रकला में जो अब देखते हैं वो नाम मात्र के ही चित्र बचे हुए हैं जिनके उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपको प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, इन काल के चित्रों को देखेंगे चंपानेर और सरहिंद के स्मारकों में देख सकते हैं। कहाँ कहाँ पर इनके नाम जो नाम मात्र चित्र बचे हुए हैं वहाँ चंपानेर और सरहिंद के स्मारकों में जो स्मारक है उनमें इनको देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए सल्तनत कालीन समझ आ गया। देखिए सल्तनत कालीन लघु चित्रकला जो थी उसमें इतने लघु चित्रकला के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं वहाँ पर नहीं दिया गया था एज पर कंपैरिजन बाकी जो काल है उसके कंपैरिजन में। आइए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मुगल कालीन लघु चित्रकला। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि मुगल कालीन शैली, जो मुगल शैली का विकास है लघु चित्रकला का, उसमें स्वदेशी भारतीय शैली, स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी चित्रकला की सफाविद शैली के संश्लेषण से हुआ है। यहाँ पर जो चित्रकारी की जाती थी लघु चित्रकला उसमें स्वदेशी यानी कि भारत के जो यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय शैली के कुछ उन्होंने तत्व लिए हैं। इसके बाद फारसी चित्रकला की जो सफाविद जो शैली थी ना उसके कुछ जो है तत्व लेके उनको मिश्रण करके और उस तरह से यहाँ पर चीज़ों को बनाया और उकेरा जाता था लघु चित्रकला में। फारसी और ईरानी चित्रकला के प्रभाव स्वरूप मुगल काल में धर्मातिरिक्त विषयों जैसे राज दरबार, आखेट, युद्ध और फूल पौधे, पशु पक्षी, वेशभूषा आदि दृश्यों का अंकन किया जाता था। अब इस समय में देखेंगे फारसी ईरानी चित्रकला में यहाँ पर धर्म से संबंधित भी काफ़ी चीज़ें इस समय काल में आप देखेंगे भारत में काफ़ी धर्म से संबंधित वहाँ पर चित्रकारी की जाती थी। लेकिन जब आप देखेंगे कि इसके बाद आप जब मुगल काल के समय पे आप आते हैं तो वहाँ पर धर्म से थोड़ा हटके देखते हैं, जैसे राज दरबार हो गया, आखेट हो गया, युद्ध हो गया, क्योंकि वही उनका पूरा जीवन काल की चीज़ें हैं वो वहीं पर उन्होंने उतारने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की। पशु पक्षी, वेशभूषा, आखेट, युद्ध, इन सभी को वहाँ पर लघु चित्रकला में बनाने का प्रयास किया। ये कुछ चित्र है जिसमें ग्वालियर के किले का निरीक्षण करते हुए बाबर यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसको दिया गया है, बनाया गया है लघु चित्रकला को। इस काल में जो आप देखेंगे यहाँ पर मुगल काल में मोरक्का तकनीक को, अब समझिएगा ये टेक्नोलॉजी जो टेक्निक की बात कर रहा है ये सब जो टर्म्स हैं उनको ध्यान रखिएगा। मोरक्का तकनीक को विकसित किया गया। इसके अंतर्गत क्या होता था, चित्रों का संकलन समान विषय वस्तु के आधार पर होता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर घोड़े बनाए जा रहे हैं या पशु बनाए जा रहे हैं, तो एक साथ उन सारे पशु बड़े जानवरों को बनाया जाएगा। पक्षी बनाए जा रहे हैं तो उन सभी पक्षियों को एक साथ बनाया जाएगा। मिक्स्ड करके नहीं होगा कि हाथी भी है, चूहा भी है, चिड़िया भी है, वो सब मिक्स नहीं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके उनको इस तरह तकनीक के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, मुगल कालीन चित्रकला की एक और एडिशनल एक विशेषता बताई जाए तो देखेंगे सजावटी किनारों की काफ़ी यहाँ पर आप देखेंगे सजावटी किनारों को बहुत ध्यान रखा जाता था। देखिए जैसे सीनरीज वगैरह नहीं ऐसे करके होती हैं, इसमें हमने अंदर कुछ बना दिया, इसके बाद इनकी जो बाउंड्रीज होती थी ना उसको बड़ा भव्य बनाया जाता था, बड़ा खूबसूरत। ये देखिए चित्रकारी क्या है, उसमें वही दर्शाया जाएगा जो उस समय काल में चीज़ें हुआ करती, उनके शासन को, उनकी राजनीति को, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनके सामाजिक स्थिति को। ये सब तभी संभव होगा जो वो आर्थिक रूप से थोड़े समृद्ध होंगे। तो यहाँ पर उनकी चित्रकारी को भी उसी तरह से भव्यता और विशाल दिखाने का प्रयत्न किया जाता था। ठीक है, चित्रों को चारों ओर से बने किनारों पर देखेंगे हाशिए से सुंदर सजावट की जाती थी। इस चित्रकला में चमकीले रंगों का प्रयोग ने इसे आकर्षक और अद्वितीय बना दिया है। देखिए कितना आकर्षक लग रहा है देखने में, कितना उस समय सोचिए जब वो बनाए गए होंगे तब कितने खूबसूरत होंगे, जब आज इतने हजारों साल के बाद भी आज ये हमारे जो है समाज में विद्यमान है, उनके साक्ष्य विद्यमान है। ठीक है, आगे देखते हैं हुमायूं कालीन। अब देखिए
हुमायूंकालीन जो समय था, हुमायूं के समय में चित्रकला कैसी क्या थी उसको हम समझते हैं। वहाँ पर लघु चित्रकला के क्या साक्ष्य मिले हैं, इसमें देखते हैं कि मुगल चित्रकला को विकसित करने के प्रारंभिक दौर में संरक्षित करने का कार्य हुमायूं के ही शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। यहाँ से अब हम पढ़ रहे हैं मुगल काल में पहला स्टेप है हुमायूंकालीन चित्रकला। ठीक है, यहाँ से इनके साक्ष्य मिलना शुरू हो गए थे धीरे धीरे हुमायूं के समय से। हुमायूं को दो फारसी चित्रकारों देखेंगे आप, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद, जो नाम लिखा हुआ है क्या है? अब्दुस समद। यहाँ पर ब्रेक करके पढ़िए इसको। अब्दुस समद और मीर सैयद अली की सेवाएं इनको प्राप्त हुई हैं। दो चित्रकारी जो दो चित्रकार थे, जो पेंटर थे, उस वक्त जो चित्रकारी करते थे, यहाँ पर उनके नाम दिए गए। हुमायूं के समय में जो फारसी चित्रकार थे उनके द्वारा कुछ इस तरह से चित्रकारी की गई थी। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा गया, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा मैंने क्यों बोला, आप इसको नोट डाउन करिए जरा ध्यान से। मुगल कालीन चित्रकला पर ईरानी और फारसी प्रभाव को हमें दिखाना है। देखिए प्रश्न ऐसे ही बनता है कि मुगल कालीन लघु चित्रकला पर ईरानी और फारसी जो चित्रकला है उसका प्रभाव कैसे देखने को मिला, क्या ऐसी चीज़ें थी जो इनकी चित्रकला में उसके एलिमेंट्स देखने को मिले हैं, वो बताते हुए हमें अपने प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो यहाँ ध्यान रखिए, देखिए क्या है यहाँ पर समझना है इसको ज़रा हमें। भारतीय चित्रकला ने चित्रकारों ने अधिकतर धार्मिक विषयों पर चित्र बनाए थे, हमने आपको बताया था। लेकिन जैसे ही ईरानी चित्रकारों के संपर्क में आए, आप देखेंगे कि उन्होंने धर्म से अतिरिक्त जैसे दरबारी जीवन हो गया, युद्ध हो गया आदि के दृश्यों को बनाना शुरू किया। पहले अब प्राचीन समय से जब से चित्रकारी शुरू हुई है, या हम लघु चित्रकला की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो धर्म से संबंधित जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू धर्म, उन धर्म से संबंधित चित्रकारी की जाती थी। जैसे इनका आगमन हुआ, ईरानी चित्रकारों का आगमन हुआ, आप देखेंगे कुछ इन जो टॉपिक्स हैं इन थीम पर यहाँ पर चित्रकारी की जाने लगी, उनका प्रभाव देखने को मिला। ईरानी चित्रकला का भारतीय चित्रकला पर प्रभाव फूल पौधे, पशु पक्षी, वेशभूषा आदि के चित्रों पर भी देखा जाता था। हो सकता है पहले कुछ साधारण तरीके से या भिन्न तरीके से चीज़ों को अलंकृत किया जाता हो, लेकिन देखिए हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है, उसका रहन सहन अलग होता है। चाहे वो अलग देश की अगर मैं बात करूँ तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने वहाँ की चीज़ों को यहाँ पर उसमें मिक्स करके या अपनी जो चीज़ें हैं उनको वहाँ पर उकेरना शुरू कर दिया, चित्रकारी में दिखाना शुरू कर दिया, तो वो प्रभाव की यहाँ पर बात की गई है। देखिए अकबर कालीन चित्रकला की अगर बात की जाए यहाँ पर किसकी, अकबर कालीन, तो अकबर के समय में चित्रकला पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, या देखेंगे लघु चित्रकला की बात की जाए तो किस प्रकार से भिन्न है और बाकी जो शैलियाँ हैं उनसे किस प्रकार से अलग है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनको हम समझ लेते हैं। चलिए देखिए इसको ऐसे समझते हैं, अकबर ने चित्रकला को दार्शनिक आधार प्रदान किया है। यहाँ पर देखिए अकबर की चित्रकला को जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अकबर कालीन, तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रा आप विशेषता जो इसकी मुख्य है वो ध्यान रखिएगा आगे कि इसमें देखेंगे एक विशिष्ट जो इनकी विशेषता थी वो ये थी कि लोकप्रिय कला की जगह पे इन्होंने अब दरबारी कला में परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसमें देखेंगे जो कलाकार हुआ करते थे वो आम जनता के जीवन की अपेक्षा अब क्या करने लगे, जो दरबारी जीवन होता था ना उसका चित्रण करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये मुख्य विशेषता आपको अकबर के समय पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ईरानी प्रभाव की तुलना में राजपूत चित्रकला ने मुगल शैली को अत्यधिक प्रभावित किया। इन्होंने क्या किया, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना शुरू किया। ये सर्वधर्म समभाव की बात भी करते थे अकबर के समय में अकबर, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर विदेशी जो चीज़ें थी, जो विदेशी जो चित्रकार थे या उनकी जो कला के तत्व थे उसको ना लेकर उन्होंने क्षेत्रीय चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया, तो उसके तत्व आपको यहाँ पर अधिक दिखाई देंगे मुगल शैली के अंतर्गत। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला के प्रभाव भी दिखाई दिए। ऐसा नहीं एकदम से उसको छोड़ दिया, भाई व्यापार कर रहा है, चीज़ें करनी, अब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनके साथ संस्कृति उनकी कला सब चीज़ आएगी, तो उनके साथ भी कनेक्टेड थे। पर ज़्यादातर आप देखेंगे इस शैली के साथ ही उन्होंने अपनी जो मुगल शैली है उसको अधिक जो है अडॉप्ट किया और उसको समझा। ठीक है, मुगल कालीन चित्रकला पर देखा गया पुर्तगालियों के माध्यम से यूरोप चित्रकला की विशेषताओं को मुगल चित्रकला ने अपनाया। ऐसा क्यों कहा गया, इसको हम आगे समझते हैं। देखिए यूरोपीय चित्रकला की दो मुख्य विशेषताएं थी। यहाँ पर अब हम यूरोपीय चित्रकला की बात कर रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे इस पे देखने को मिला है। दो विशेषताएं क्या थी, व्यक्ति विशेष का चित्र बनाना यानी कि पोर्ट्रेट। क्या हुआ, धीरे धीरे पहले धर्म और इन सब से पेड़ पौधे पशु पक्षी की बात जो है चित्रकारी की जाती थी। जैसे यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव जो देखा गया उसमें मुख्य विशेषता थी कि पोर्ट्रेट बनना शुरू हो गए। इसमें शासकों के खुद के पोर्ट्रेट बनवाना शुरू कर दिया। ठीक है, चित्र में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार का बनाना शुरू किया। इसको समझिए,
जैसे अब मान लीजिए हमें यहाँ पर जैसे इन राजा को, अगर आप इसको भूल जाइए, इन राजा को अगर हमें हाईलाइट करना है तो कुछ इस तरीके के बनाया जाए कि जो आसपास की जो चीज़ें हैं वो गौड़ हों और उनको कम दिखाया जाए। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई मेन देवता है, ठीक है, उनको भव्य बना दिया गया, उनको विशाल बना दिया गया, उनके आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो पक्षी बनाए गए, उनको थोड़ा गौड़ जो चित्र है, उनको थोड़ा गौड़ जो चित्र है उनको थोड़ा कम कर दिया गया। क्यों? ताकि वो मेन हाईलाइट हो। तो यहाँ पर वही करने का प्रयत्न किया गया है जिसको हम अग्र संक्षेपण कहते हैं, जो मुगलों ने अपने चित्रों में इसका प्रयोग किया। आप देखेंगे अग्र संक्षेपण, जब हमने आर्किटेक्ट की बात की थी मुगलों के समय पे, जब हमने वहां पर, आपको याद होगा जब हमने ताजमहल की बात की थी तो उसमें इस टर्म का इस्तेमाल किया गया था, अग्र संक्षेपण। तो सब चीज कनेक्टेड है। देखिए आर्किटेक्ट में भी इस पद्धति का काफी प्रयोग किया गया था। यदि आपने जनरली पढ़ा है तो जरा बताइएगा अग्र संक्षेपण से क्या कहने का तात्पर्य है। यहाँ पर अकबर ने फारसी चित्रकारों की देखरेख में पांडुलिपियों को कुछ किताबों में चित्रित करने के लिए एक चित्रशाला की स्थापना की थी। किसके चित्रशाला की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। ठीक है, आप देखेंगे हमजानामा अकबर कालीन एक महत्वपूर्ण कृति है जिसमें कपड़े पर लगभग 1200 चित्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हमजानामा आपसे पूछा जाए जो अकबर कालीन एक कृति है वो किससे संबंधित है, तो देखेंगे कपड़े पर वहाँ पर 1200 चित्र बनाए गए। कैन यू इमेजिन कि हमजानामा में इतने बृहद स्तर पर वहाँ पर चित्र बनाए गए हैं कपड़ों में। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए अबुल फजल ने, यहाँ पर अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर कालीन 15 प्रमुख चित्रकारों यथा दसवंत, वसावन, दौलत, केशु, धर्मदास, मधुसूरदास, इसके बाद आदि का उल्लेख किया। यहाँ पर जो इनके चित्रकार थे आईने अकबरी में, किसने आईने अकबरी किसकी थी? अबुल फजल की। यहाँ पर आपको क्या पता चला आईने अकबरी किसकी थी? वो अबुल फजल की थी। उसमें उन्होंने अकबर के समय में जो चित्रकार थे उनके नाम बताए गए हैं। इस समय में प्रमुख पांडुलिपि चित्र के उदाहरण देखें तो कुछ इस प्रकार से, जैसे तूतीनामा हो गया, हमजा नाम हो गया, अकबरनामा आदि कुछ उल्लेख मिलते हैं। उसके कुछ पिक्चर्स हैं, उनके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। आइए जहांगीर कालीन चित्रकला में देखेंगे एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कहते हैं इसे स्वर्ण काल भी कह सकते हैं। देखिए मज़ेदार बात क्या है, जहांगीर, जब आप स्थापत्य कला पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अकबर के समय पे स्थापत्य कला को स्वर्ण काल धीरे धीरे कहा जाने लगा था, लेकिन चित्रकारी के समय में ऐसा जहांगीर के समय को कहा गया। क्यों? क्योंकि प्रकृति प्रेमी थे, ये चित्र को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे आर्किटेक्ट के कंपैरिजन में। आइए समझिए कैसे। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अत्यधिक आकर्षक और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। जहांगीर द्वारा प्रकृति में अत्यधिक रुचि थी जिसके कारण पक्षी, पशु और पुष्प इत्यादि का चित्रण ये बनवाया करते थे, चित्रित किया जाता था। जहांगीर ने मोरक्का तकनीक को, अभी बताया था मैंने मोरक्का तकनीक क्या थी, जिसमें जो है पर्टिकुलर, जैसे अगर पक्षी बनाए जा रहे तो पक्षियों का अलग से पूरा चित्र बनाए जाएंगे सब पक्षियों के। अगर बड़े जानवरों की पिक्चर बनाई जाए तो उनका एक साथ बनाया जाएगा। तो अलग अलग डिवीजन करके उनको बनाया जाता था, एक साथ मर्ज करके या एक साथ उनको ग्रुपिज्म में नहीं दिखाया जाता था। मतलब अलग अलग जानवरों, अलग अलग पक्षियों को एक साथ नहीं रखा जाता था, जबकि पशुओं को अलग, पक्षियों को अलग। कुछ इसी तरह से यहाँ पर देखिए दिया गया है मोरक्को के बारे में। जहांगीर और समकालीन जो सफवी शासक थे उनका कुछ पिक्चर यहाँ पर बनाया गया था इस प्रकार से। देखिए मैंने क्या बोला, चित्रकला अपने आप में वहाँ की समाज की स्थिति और उनकी परिस्थितियों को दर्शाता है, उनकी सोच को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से ये ग्लोब है, एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्लोब है। आपने देखा ये जो शासक हैं दो, यहाँ पर जहांगीर की भी बात की जाए तो जो दो शासक हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे ग्लोब पे खड़े हुए इस तरह से दिखा रहे हैं कि पूरे देश, पूरे जो है विश्व पे शासन करना चाह रहे हैं। कुछ इस प्रकार से कहने की जो है वो बात यहाँ पर दिखाई गई है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, शासक करना चाहते जिस प्रकार से इसको दर्शाया गया है यहाँ पर। ठीक है, जहांगीर कालीन चित्रकला की एक अन्य विशेषता है उसकी सजावटी किनारे, डेकोरेटेड उसके मार्जिन्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस पिक्चर में नहीं है, वरना उसमें जो इनका बाउंड्रीज आप देखते हैं जो होती हैं उसमें यहाँ पर इसको जो है काफ़ी आकर्षक बनाया जाता है, जैसे पीछे मैंने बताया था। आप देखते हैं इनके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण सचित्र पांडुलिपि है, उनके कुछ उदाहरण है जिसमें है आचार्य दानिश जिसमें देखेंगे पशुओं की किस्से और कहानियों पर आधारित है। तो आचार्य दानिश किससे संबंधित है? पशु और पक्षियों की कहानियों किस्सों से संबंधित है। अनवर सुहावली किस्से कहानी पर आधारित है। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पीटी में क्या एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऐसे देखिए शब्दों को, ऐसे टर्म्स को या ऐसी चीज़ों को, पुस्तक हो गई, कोई रचना हो गई, उसको यदि
यदि आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिखते हैं उदाहरण के तौर पर, काफ़ी वैल्यू बढ़ जाती है आपके प्रश्न के उत्तर की, है ना। जहांगीर ने प्रसिद्ध चित्रकारों में जैसे उस्ताद मंसूर हो गए, अबुल हसन हो गए, उनको कुछ उपाधियां या कह सकते हैं कि उपाधियों से उन्होंने जो है उनको नवाजा था। जैसे आप देखेंगे उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र और अबुल हसन को नादी रुज़्ज़मा के नाम से ये उपाधियां उन्होंने दी थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। जहांगीर की प्रतिकृति, यदि उनकी बात करें, खुद की उनकी बात करें, पोर्ट्रेट की या उनकी खुद की प्रतिकृति की, तो इसके शासन काल में निर्मित एक प्रमुख लघु चित्रकला है। इस चित्र में आप देखेंगे फूलों के डिजाइनों से सजे किनारों पर सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया था। इसी तरह किनारों पर फारसी शैली भी दिखाई गई है। देखिए वहाँ पर फारसी और ईरानी की बात की गई थी ना मुगलों में, तो उसका भी प्रभाव दिखाई गया है। तो उनके किनारों पर फारसी शैली के भी कुछ साक्ष्य दिखाई देते हैं आपको इनकी पिक्चर्स में, ठीक है। चलिए अब शाहजहां कालीन चित्रकला, आप देखेंगे कि यहाँ पर शिथिल काल की बात कर रहा है, इसको शिथिल काल कहा गया है। जबकि आप देखेंगे जब शाहजहां पढ़ रहे थे हम स्थापत्य कला में, आर्किटेक्ट में, तो इनके शासन काल में आर्किटेक्ट काफ़ी ऊंचाई पर था और काफ़ी अच्छे भवनों का इन्होंने निर्माण भी करवाया। लेकिन चित्रकला की जब बात आती है तो इनका जो समय था आप देखेंगे थोड़ा शिथिल दिखाई देता है। ऐसा क्यों है इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि आप देखेंगे कि यहाँ पर धीरे धीरे जो है इनका प्रभाव कला की ओर देखेंगे कम होने लगा। समझिए कैसे। जहांगीर के प्रकृतिवादी चित्रण के विपरीत शाहजहां ने कृत्रिम विषय वस्तु का चित्रण करवाया तथा चित्रों में सोने और चांदी का उपयोग भरपूर मात्रा में करवाया। भाई पैसों की कमी नहीं थी, इन्होंने क्या किया वहाँ पर कृत्रिम विषय वस्तु, आप देखेंगे जो आर्टिफिशियल चीज़ें उनका ज़्यादा निर्माण कराना शुरू किया। यूरोपीय प्रभाव इन पर ज़्यादा देखा गया था चित्रकला का, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर जैसे कि जो जहांगीर थे उसके समय शासनकाल में देखेंगे प्रकृति प्रेमी थे, तो प्रकृति का अत्यधिक चित्रण था, जबकि इनके समय पे ऐसा नहीं था। ये देखेंगे यहाँ पर आपको शाहजहां के पिक्चर मिल जाएगी देखने को। इस प्रकार अब मुगल शैली में सजीवता की कमी होने लगी और इस काल में वसली कागज का उपयोग लघु चित्रकला को बनाने के लिए किया जाने लगा। अब ये वसली ये कागज क्या है, हाथ से बनाई विशेष प्रकार का कागज हुआ करता था जिसपे इस तरह से चित्रकारी दी जाती थी। देखिए अब अधिकतर जितने भी शासक है ना, सबने देखिए शासन करने के लिए उन पर आधिपत्य जमाने के लिए इस तरह से पिक्चर को बनाया। देखिए यहाँ पर भी ग्लोब का ही पिक्चर दिया गया है इन्होंने, तो इस तरह से कि भाई मैं पूरे विश्व पे जो है वो शासन करूँ, उस तरह से पिक्चर को अपनी जो ताकत है, अपनी जो पावर है, अपनी जो शक्ति है, उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। चलिए औरंगजेब कालीन, यहाँ पर आप देखते हैं चित्रकला में क्या हुआ है कि अब अति धर्मनिष्ठ नीतियों के कारण औरंगजेब ने कला को प्रोत्साहन नहीं दिया था। इस समय तक आते आते आप देखेंगे औरंगजेब के समय पर ये आर्थिक रूप से भी उतने समृद्ध नहीं रह गए थे। धीरे धीरे देखेंगे इनका पतन होना शुरू हो गया था, जिस कारण इनके समय पे स्थापत्य कला के भी कुछ साक्ष्य जो मिले हैं वो काफ़ी अलंकृत नहीं बल्कि सिंपल एंड साधारण मिले हैं। इन्होंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वहीं की जो टूटी हुई बिल्डिंग्स होती थी उन्हीं के मलबे से वहाँ पर स्थापत्य को बनाना शुरू किया, वहाँ की बिल्डिंग्स को बनाना। वहीं चित्रकला की जब बात आती तो इतनी भव्यता और इतनी खूबसूरती आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगी। इस दौरान में चित्रकला के स्तर में धीरे धीरे गिरावट आती गई। राज दरबार के असंख्य चित्रकार प्रांतीय राज दरबारों में चले गए। उस वक्त के जो प्रांतीय राज दरबार थे, जो क्षेत्रीय राज दरबार थे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनके चित्रकार क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ चलने लगे। भाई अब जब आपको इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, उनको तो कैसे कैसे पैसे कमाने हैं, अपनी चीज़ें चलानी है, तो वहाँ धीरे धीरे वो ट्रांसफ़र होते गए। तो यहाँ पर आपको चित्रकारी बहुत कम देखने को मिलेगी। आगे बहादुर शाह के शासनकाल में चित्रकाल का पुनरुद्धार हुआ, पुनरुद्धार भी देखने को मिला है फिर आगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर दिया गया उदाहरण के तौर पर औरंगजेब चित्रकला का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, यहाँ पर समझा दी हैं। अभी तक जितना भी पढ़ाया है आपको समझ आ गया होगा, आशा करती हूँ। क्या इसके साथ हम वीडियो को यहाँ समाप्त कर दें? चलिए कर देते हैं। आज के लिए इतना डाइजेस्ट कर लीजिए पहले और इतना लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। कुछ कुछ चीज़ें जो कंठस्थ, जो याद करने की, वो याद कर लीजिए। और यदि कोई चीज़ नहीं आती तो आप हमसे बेशक पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल पर निरंतर बने रहिए ताकि कोई भी वीडियो आपके हाथ से छूट ना पाए। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। रेनी सीज़न है, बचकर रहिए थोड़ा, और चाय की चुस्कियों के साथ अपनी किताबों का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।